तो 2022 के लिए बीजेपी की बुकलेट सामने आ चुकी है। बीजेपी विकास और विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बुकलेट में सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर है। बुकलेट में पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर है। बुकलेट में योगी सरकार के काम गिनाए गए हैं और विकास के कामों पर का जिक्र किया गया है। दो 2022 के लिए बीजेपी की बुकलेट सामने आई है कि क्या क्या एजेंडा होगा। बुकलेट में सबसे ऊपर है रामलला की तस्वीर। विकास और विश्वास के मुद्दे पर चुनाव, इरादे नेक, काम अनेक का नारा। तो रामलला, विकास, विश्वास, यही होगा एजेंडा, नारा, इरादे नेक, काम अनेक। यह है बुकलेट की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर। और क्या क्या काम गिनाए गए हैं। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 23 लाख श्रमिकों के लिए 1000 रुपए की मदद, 1574 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की, माफिया पर एक्शन जो हुआ है, 139 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। यह भी बताएगी सरकार। 3196 अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश भी है। तो गन्ना किसानों को 1.4 लाख करोड़ का भुगतान किया गया है। किसानों को 3,92,000 का लोन दिया गया है। 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है। 40 लाख से ज्यादा घरों को बनाया गया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली में जो बीजेपी के सांसदों की बैठक चल रही है। जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम योगी यहां पर मौजूद हैं। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के बीजेपी के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। और तमाम सांसद, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों। आज पश्चिमी यूपी की बारी है। कानपुर, पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के सांसद हिस्सा ले रहे हैं। तो कल बाकी सांसद लेंगे हिस्सा। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ इस बीच लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनामिका, ये जो पहला बुकलेट दिखाई दे रहा है, इरादे नेक, काम अनेक, तो इरादा साफ कर दिया है बीजेपी ने कि किन एजेंडों के साथ चुनाव में उतरेगी। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी पूरे चुनावी मोड में आ चुकी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन का दौर जारी है। तो वहीं इस बीच सरकार ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। हालांकि स्लोगन हर बार हर चुनाव में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये हर जुबान पर गूंजते हैं स्लोगन जारी होने के बाद, और कार्यकर्ताओं के पास भी बताने के लिए होता है कि इस बार सरकार का एजेंडा है क्या। तो सरकार ने चुनाव के 5 महीने 6 महीने पहले ही जो नारा दिया है वो है इरादे नेक, काम अनेक। और इन इरादों के बीच रामलला जो है वो सबसे पहले आते हैं। और यही वजह रही कि बुकलेट में भी सबसे पहले रामलला का ही जिक्र किया गया है। रामलला की तस्वीर ही लाई गई है। हालांकि इसके बाद सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसका क्रमवार जिक्र किया गया है। और अगर आप उपलब्धियों की बात करते हैं तो वैसे तो स्वास्थ्य, शिक्षा, नौजवान, किसान, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना भी एक बड़ा मुद्दा है। लिहाजा इस बार अगर आप बुकलेट को देखेंगे तो किसानों के साथ साथ नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ कोरोना मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार की तरफ से केंद्र की मदद से वैक्सीन दी जा रही है और फ्री वैक्सीन दी जा रही है। न सिर्फ फ्री वैक्सीन बल्कि टेस्टिंग से लेकर के बहुत अलग अलग एजेंडों पर कोरोना मैनेजमेंट के मामले में राज्य सरकार ने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा यह भी जिक्र किया गया है कि इसी कोरोना काल में या इसके पहले भी सरकार ने रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो हर सरकार के लिए, हर पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा बनता है और चुनाव में काफी ज्यादा ध्यान आकर्षित भी करता है। इस बार भी इस बुकलेट में जिक्र किया गया है और यह दावा किया गया सरकार की ओर से इस बुकलेट में कि अब तक सरकार ने 4.25 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा एमएसएमई इकाइयों को जो लोन दिया है उसके जरिए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया है। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद के जरिए भी 25 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। तो सारे काम गिनाएगी अनामिका, जाहिर है, क्योंकि नारा दे रही है काम अनेक। प्रयास किया गया है, यानी कि रामलला के बाद जी अनामिका, तो सारे काम भी गिनाएगी बीजेपी। लेकिन जिस दौर में आज चुनावी आगाज कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, जातियों को गोलबंद करके बीजेपी काम गिनाकर साफ बता रही है कि उसका एजेंडा क्या है।
बिल्कुल। अच्छा देखिए, अब जिस तरीके से बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी भी अलग अलग एजेंडों के तहत छोटे दलों को जोड़ने की बात कर रही है, जातियों को साधने की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी के सामने दो चुनौतियां हैं। पहली तो ये कि जातिगत आधार पर आंकड़ों को दुरुस्त करना, उस आधार पर नेताओं की छवि को दुरुस्त करना, उनको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। लेकिन इसी के साथ साथ आप अगर जिक्र करेंगे अजय इस तरीके से, तो 17 के चुनाव में और 22 के चुनाव में बड़ा फर्क है। 17 के चुनाव में बीजेपी को वादे करने थे, लेकिन 22 के चुनाव में बीजेपी को यह बताना है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे कितने हुए हैं। और शायद यही वजह है कि आज जो स्लोगन जारी किया गया है, इरादे नेक काम अनेक, उस काम अनेक में गिनवाने का प्रयास किया गया है कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में क्या क्या काम किया है, किन किन बिंदुओं पर ज्यादा काम किया गया है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर के कोरोना से लेकर के किसान तक, किसान से लेकर के और भी अलग अलग मुद्दे जिनके जरिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये बता सके कि हमारे इरादे नेक है और काम अनेक है। और यही मुद्दे और यही स्लोगन और यही लाइनें आपको आने वाले चुनाव में प्रचार का भी हिस्सा बनेंगी और सरकार इन्हीं मुद्दों पर आगे भी बढ़ेगी। यानी कि बताने का ये प्रयास होगा कि हमने न सिर्फ जातिगत आंकड़े, अगर बात की जाए चुनाव में जो सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं टिकट वितरण में या विधायकों को टिकट देने में या मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करने में, लेकिन इससे इतर हमने काम भी इतना ज्यादा किया हुआ है। हमारे काम का ब्यौरा ये रहा और काम अनेक है। इस काम अनेक में अलग अलग क्लॉज में जो चीजें दी गई हैं वो आगे प्रचार का हिस्सा बनने वाली, जिसमें अलग अलग विभागों को लेकर भी दावा किया गया है। तो चुनाव के 6 महीने पहले से जो बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो विकास बुकलेट जारी की गई है, उस विकास बुकलेट में जिक्र किया गया है कि सरकार ने 4.5 साल में क्या क्या काम किए हैं और ये वही काम है जो आगे आने वाले दिनों में सरकार के लिए चुनाव प्रचार का हिस्सा भी बनेंगे। दूसरी ओर अगर आप देखिए अजय, तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक भी चल रही है, सांसदों को बुलाया गया है। सबसे ज्यादा सांसद जाते हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश से, लिहाजा उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी कि आपके संसदीय क्षेत्र में जितनी भी विधानसभा सीटें आती हैं उसमें आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप कितना प्रभाव डाल सकते हैं, कितनी सीटों में इजाफा करवा सकते हैं। यानी कि चुनाव की मैनेजमेंट से लेकर प्रचार प्रसार तक, सरकार की उपलब्धियों से लेकर जातिगत जो गुणागणित है उसको साधने तक बीजेपी पूरे चुनावी मोड में आ चुकी है और कोई कोना छोड़ना चाहती नहीं है जहां पर विपक्षी दलों को थोड़ा भी मौका मिले। साफ तौर पे लिहाजा अब देखिए, तो अगर विपक्ष जो लगातार जातिवाद की हवा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्या सरकार और बीजेपी विकासवाद से जवाब देना चाह रही है? फिलहाल जो ये सामने आया है बीजेपी का ये बुकलेट, वो तो कम से कम यही बता रहा है। देखना होगा चुनाव में कौन मुद्दा हावी रहता है। धन्यवाद आपका अनामिका इस अहम जानकारी के लिए। और उधर दिल्ली में यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। जेपी नड्डा, सीएम योगी बैठक में शामिल हैं। ब्रज पश्चिम कानपुर क्षेत्र के सांसद मौजूद हैं। प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। 2022 चुनाव की रणनीति पर इसमें चर्चा हो रही है। ये तस्वीरें बैठक की। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के सांसदों की बैठक, यूपी से आने वाले सांसदों की यह बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचे तो सीएम योगी ने स्वागत किया शॉल ओढ़ाकर। तय हो रहा है एजेंडा, किन सांसदों को क्या जिम्मेदारी मिलेगी इस चुनाव में योगदान देने की। और बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र ने रायबरेली में ब्राह्मण समाज को लुभाया। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि इस बार ब्राह्मण बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करने के साथ ही अपनी सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के लिए जमा हुए चंदे पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि अब तक कितना खर्च हुआ, कितना बचा, इसका हिसाब बीजेपी को देना चाहिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के बीते 24 जुलाई को नानक मत्ता गुरुद्वारे में जाने के बाद सिख राजनीति उबाल पर है। आरोप है कि मुख्यमंत्री की विजिट के दौरान गुरुद्वारे की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। इस मुद्दे की आंच पंजाब तक जा पहुंची है। मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष बीवी जागीर कौर ने एक जांच कमेटी नानक मत्ता भेजी और कमेटी ने नानक मत्ता पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल की है। अब इसके बाद यह कमेटी तथ्यों को प्रबंधन कमेटी के सामने रखेगी। इस विवाद के बाद गुरुद्वारे के 4 पदाधिकारियों का इस्तीफा भी लिया गया है। अकाल तख्त अमृतसर ने नानक मत्ता गुरुद्वारा कमेटी अध्यक्ष सेवा सिंह समेत 4 पदाधिकारियों का इस्तीफा ले लिया है।
जांच पूरी होने तक 5 प्रतिनिधियों की नई टीम बना दी है। हालांकि इस्तीफा देने वाले सेवा सिंह इसे गलत तरीके से प्रचारित करने की बात कह रहे हैं। देखिए, अगर हम अपने आत्मा से देखें, कोई दो राय नहीं है, हमारी मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, लेकिन जिस ढंग से इसको प्रचार किया गया है वो दुखदाई है। उतना उल्लंघन नहीं हुआ है जितना प्रचार किया गया है, और प्रचार उन लोगों ने किया है जो उसमें आस्था रखते हैं। अकाल तख्त जी से जो भी मेंबर आए थे उन्होंने एक फैसला लिया गया है, उसमें जैसे जो पुराने पदाधिकारी थे 4 उनकी सदर से इस्तीफा लिया गया है। सरदार सेवा सिंह, जनरल सेक्रेटरी वो थे केहर सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नानकमत्ता गुरुद्वारे में आने के बाद सिख समाज के बीच में इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि कहीं सीएम के स्वागत में गुरुद्वारे की मर्यादा तो भंग नहीं हुई। सारे मामले में एक इतना साफ है कि सीएम के बहाने निशाने पर नानकमत्ता गुरुद्वारे में दिसंबर में होने वाला प्रबंधन कमेटी का चुनाव है, जो सिख राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 के लिए नानकमत्ता से। पेगासस जासूसी कांड पर सियासी संग्राम जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसकी वजह से संसद में कोई काम नहीं हो पा रहा। लोकसभा में स्पीकर के आने के बाद उम्मीद तो देश के तमाम अहम मसलों पर चर्चा की थी, लेकिन शुरू हो गया हंगामा। स्पीकर ओम बिरला के आसन पर बैठते ही विपक्ष के कई सांसद तख्तियां लेकर आसन की तरफ नारेबाजी करते हुए बढ़ते दिखे और वेल में पहुंच गए। स्पीकर के बार बार आग्रह के बावजूद संसद में हंगामा होता रहा। आसन पर चेहरे तो बदल गए, लेकिन हंगामा जारी रहा। आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस और टीएमसी के कुछ सांसदों ने आसन की तरफ कागज उछाले। इसके बाद लोकसभा में इतना हंगामा हुआ कि सदन को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करने की नौबत आ गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पेगासस मामले पर चर्चा करने से बच रही है, जबकि विरोधी दल इस मामले पर चर्चा और जांच का ऐलान चाहते हैं। तो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्योंकि सारी दुनिया में उसकी इंक्वायरी हो रही है, जैसा जर्मनी है, फ्रांस है, इवन हंगेरी आई थिंक। तो ये कंट्रीज में जब सोमोटो इंक्वायरी हो रही है, अपने देश में ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी के मामले में ये सरकार बात नहीं करती, करना नहीं चाहती, तो कौन से मसले पर बात करना चाहती है? ये आयरे गरी वाली चीज़ तो हमेशा होती है, छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर, और फार्मर्स एक्ट के ऊपर हम एक साथ रहेंगे। और इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जब तक जांच नहीं होती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। विपक्ष ने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर इस मुद्दे पर विरोध जताया। पेगासस जासूसी मामले पर एकजुटता दिखाने और विरोध जताने के लिए विपक्ष ने बूंदाबांदी के बीच संसद से विजय चौक तक मार्च भी किया। हालांकि सरकार और बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष संसद के काम में रुकावट डालने और लोकतंत्र को शर्मसार करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से सदन ना चलने के लिए हर संभव प्रयास किया, वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल जी, पेगासस पर ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे थे, लिखित उत्तर दे रहे थे। जो लिखा हुआ है उससे पढ़कर उत्तर दे रहे थे। आपके सभी प्रश्नों के, आपके सभी संशयों का उत्तर दिया जा रहा था। मगर आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कागज को आदरणीय मंत्री जी के हाथ से छीन करके फाड़ दिया, उसे हवा में उड़ा दिया, उसे फेंक दिया। ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है। कि एक तरफ कांग्रेस ना लोकसभा चलने दे रही है, ना राज्यसभा चलने दे रही है, और हम पहले लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं। जब यही डिस्कशन नहीं हो रहा है किसी के विषय में, तो स्टैंडिंग कमेटी में कैसे डिस्कशन होगा?
लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ। कानपुर में एसएनके पान मसाला कंपनी में आयकर विभाग ने छापेमारी की। 6 अलग अलग टीमों ने एक साथ ऑफिस, गोदाम और घर पर छापा मारा। इस दौरान कई अहम दस्तावेज खंगाले गए। एसएनके कंपनी पर इनकम टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। इस सिलसिले में आयकर विभाग ने यह छापेमारी की। ये थी दिन की अहम खबरें, लेकिन कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला।